हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दिस इज़ भावना। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है जन्म पूर्व विकास और उससे संबंधित देखभाल। इससे पहले की जितने भी वीडियोस हैं उसमें हम अपने विकास जो वर्ड है उसको बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसमें हम क्या क्या पढ़ा था, विकास के अर्थ को पढ़ चुके हैं, विकास की प्रकृति समझ चुके हैं, विकास की परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, विकास की अवस्थाएं पढ़ चुके हैं। तो विकास की अवस्थाओं में पहला पॉइंट क्या है आपका, जन्म पूर्व विकास और उससे संबंधित देखभाल। तो चलिए इसी टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, इसके अंदर अपनी प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। क्या है प्रस्तावना। उसके बाद हमारा क्या आएगा सेकंड नंबर पे, गर्भाधारण। उसके बाद अंतगर्भाशय विकास, अंडाणु की अवधि पढ़ेंगे इसके अंदर, भ्रूण की अवधि पढ़ेंगे इसके अंदर और गर्भ की अवधि पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद शिशु का जन्म पढ़ेंगे और उसके बाद गर्भावस्था में माता की देखभाल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को प्रस्तावना के साथ में। तो इसमें क्या बताया गया है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की प्रक्रिया अत्यंत ही आश्चर्यजनक होती है। यानी किसी को नहीं पता होता बच्चा किस तरीके से ग्रो कर रहा है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसको पता होता है कि गर्भ में बच्चा कैसे पलता है, क्या क्या गतिविधियाँ होती है, किस महीने में बच्चे के बाल आते हैं, किस महीने में बच्चे की पलकें आती है, क्या गर्भाशय अवस्था के दौरान बच्चा देख सकता है, सुन सकता है, क्या है क्या नहीं। आजकल तो वैसे बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ को लेके भी, लेकिन पहले वाला टाइम ऐसा था जिसमें हम कोई ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा प्रेगनेंसी में ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का, क्योंकि आजकल वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि बच्चे का विकास जो होता है ना वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है। इसलिए क्या बोला पहले इन्होंने कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि गर्भाशय में हो रहे शिशु के विकास को समझा जाए ताकि माँ गर्भावस्था के दौरान अपनी उचित देखभाल कर सके। ऐसा करके वो शिशु के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर सकेगी। देखो, ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान यदि माँ अच्छे से अपनी देखभाल करती है तो वो न केवल अपनी देखभाल करती है बल्कि अपने आने वाले शिशु की भी देखभाल करती है। जितना अच्छा वो खाएगी, जितना अच्छा वो अपने विचार रखेगी, उतनी ही अच्छी उसकी संतान होएगी। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ने का हमारा। इससे क्या पता चलेगा हमें, जन्म पूर्व विकास की अवस्थाओं की सूची बना पाएंगे कि किस किस तरीके से हमारे गर्भ के अंदर विकास होता है। ठीक है। फिर पढ़ पाएंगे प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं का वर्णन। ठीक है, कि कौन सी अवस्था में कौन से महीने में बच्चे के अंग बनते हैं, कौन से में कार्य करना शुरू करते हैं, कौन से में वो अपनी पलकें झपकाता है। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके DSSB में पूछे जाते हैं। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतने डीप से। फिर हम सोचेंगे यार ये क्वेश्चन कहाँ से, ये आपकी खुद की बुक में से ही आए हैं। उसके बाद हम ये बता सकेंगे कि किस प्रकार शरीर के तंत्र जन्म पूर्व ही कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से हमें ये फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। इसीलिए हमने क्या करना है, डीप स्टडी करनी है। थ्योरी हम सिर्फ एक ही बार करेंगे, इसके बाद हम सिर्फ क्या लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। थ्योरी एक ही बार में फिनिश करनी है हमें। ठीक है। उसके बाद चलो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। कहाँ से, गर्भाधारण के टाइम से। गर्भधारण स्त्रियों के मासिक चक्र के लगभग बीच में होता है। मासिक चक्र समझते हो ना क्या होता है, पीरियड टाइम को बोला जाता है मासिक चक्र। यहाँ इनके बीच में शुरू होता है जब नर यानी कि पिता का एक शुक्राणु यानी कि स्पर्म नारी यानी कि माता के अंडाणु यानी ओवम से निषेचन करता है, मिलता है, तब होता है। इस संयोग से एक कोषाणु यानी कि सेल बनता है। ठीक है। क्या क्या बताया, नर के स्पर्म से और मादा के ओम से निषेचन करता है, तब क्या बनता है आपका, सेल बनता है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट पूछ लिया जाता है, जाइगोट क्या कौन सी अवस्था है। ये एक नए व्यक्ति का पहला सेल होता है। कौन सा, जाइगोट पूछ लिया जाएगा। मनुष्य का पहला या जो बच्चा होता है उसका पहला कोषाणु क्या होता है, पहला सेल क्या होता है, तो उसको जाइगोट बोला जाता है। अतः इससे क्या होता है, एक नए व्यक्ति का जीवन चक्र आपका शुरू हो जाता है।
गर्भाधारण से जन्म तक के विकास में, यानी कि जन्म पूर्व जो विकास होता है उसमें लगभग 266 दिन लगते हैं, अर्थात कि 9 महीने तक का समय लगता है। कहीं पे ये क्या होता है, ये आपकी NIOS जो है ना उसमें दिए गए ये टोटल दिन, तो उसमें दिन भी पूछ लिए जाते हैं कि जो जन्म चक्र होता है या गर्भावस्था का टाइम होता है वो कितना होता है, तो 266 दिन और 9 महीने तक का। अतः गर्भाशय विकास, तो देखो जन्म पूर्व विकास को प्राय 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। कितनी अवस्थाओं का जिक्र किया गया है? 3 अवस्थाओं का। कौन कौन सी है? एक होती है आपकी अंडाणु की अवधि, दूसरी होती है भ्रूण की अवधि, तीसरी होती है गर्भ की अवधि। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप पढ़ लो एक एक करके। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे जितने भी एग्जाम होंगे, CTET में भी पूछे जाएंगे। और तो और ये कोशिश मत करो कि हमारा तो जब टफ पेपर आएगा तब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। हमने कौन सी नौकरी की तैयारी करनी है, CTET करना है, CTET में इतना नहीं पूछा जाता, तो भाई उसकी बात में है, क्यों ना एक ही बार स्टडी कर ली जाए। तो चलो शुरू करते हैं। देखो अंडाणु की अवधि, ये अवधि क्या है? गर्भाधारण से शुरू होकर 2 वीक बाद तक रहती है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? ये पूछा जाएगा कि जो ओम होती है उसकी अवधि कितनी होती है, तो गर्भधारण से 2 वीक्स तक की होती है। इसको हम डिंबावस्था भी बोला जाता है, इसको बीजावस्था भी कहते हैं। और ये जो विकास की होती है ना अवस्था, ये जो डिंबावस्था होती है, ये किस किस का परिणाम होती है? विशिष्टीकरण और एकीकरण का। विशिष्टीकरण और एकीकरण को मैंने पहले वाली वीडियो जो थी उसमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है, उसको जाके पढ़िए, जिसमें आपका बात किया गया था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट वाली वीडियो के अंदर। अगर नहीं देखी है तो उसको जाके देखिए। इस दौरान एकमात्र जो कोषाणु होता है, कोषाणु का मतलब सेल समझना है यहाँ पे, जो जाइगोट होता है वो तीव्रता से विभाजित होने लगता है। यानी विभाजित का मतलब टूट जाता है। या तो आपका एक ही जाइगोट होता है पूरा का पूरा, और क्या वो विभाजित होने लगता है। इससे क्या बन जाते हैं? कई सारे सेल्स बन जाते हैं। एक सेल से टुकड़ों में छोटे छोटे में कई दर्जन क्या बन जाते हैं? आपके सेल बन जाते हैं। फिर इन सेल के समूह को 2 अलग अलग समूह में विभाजित हो, ये जो सेल होते हैं वो 2 अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? एक बढ़ जाते हैं आपके भीतरी परत में, एक बढ़ जाते हैं आपके बाहरी परत में। क्या बताया मैंने? पहले तो क्या था आपका? एक ही सेल था जो था जाइगोट। फिर छोटे टुकड़ों में बट जाता है कई सारे दर्जनों में। उसके बाद फिर से ये वापस से 2 ग्रुप बना लेते हैं। कौन कौन सा? एक भीतरी परत जो अंदर होगा, एक बाहरी परत के अंदर। इन दोनों परतों के बीच क्या होता है? एक खोखली कोटर होती है, ठीक है, एक खोखली सी जगह होती है जो कि इन दोनों परतों को अलग कर देती है। ये जो होलो कैविटी होती है ना, इनके बीच में हो जाती है। एक साइड भीतरी परत, एक साइड बाहरी, और बीच में एक खोखला सपन होता है, ठीक है, जो अलग कर देती है दोनों को। भीतरी कोषाणुओं का जो समूह होता है जिसको हम गर्भ कहते हैं, यहाँ पे क्या बनता है? आपका बच्चा, ठीक है। भीतरी के अंदर क्या होगा? आपका बच्चा। जो बाहरी परत के सेल होते हैं जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, नाभिनाल बोलते हैं, गर्भथैली बोलते हैं। जो प्लेसेंटा होता है उसको भी बड़े अच्छे से मैंने आगे पूरी वीडियो में देखना, आगे की जो पार्ट है उसमें बताया कि प्लेसेंटा क्या होता है, नाभिनाल क्या होता है, गर्भथैली क्या होता है। बस आपको क्या करना है? पेशेंस से इस वीडियो को अच्छे से देखना है। और अन्य जो ढांचे होते हैं उनका रूप ले लेती है। क्या बताया मैंने? फिर से रिपीट करती हूँ। ये 2 भागों में बढ़ गई, भीतरी परत, बाहरी परत। भीतरी परत के अंदर आपका गर्भ होता है जिसमें कि आपका बच्चा पनपता है। जो बाहरी परत होती है उसके अंदर आपका सेल होता है, प्लेसेंटा होती है, नाभिनाल होती है, गर्भथैली होती है, और अन्य ढांचों का ये रूप लेती है। नेक्स्ट क्या है? इसी दौरान जो आपका युग्मज होता है यानी कि जो जाइगोट होता है उसकी बाहरी परत से छोटे छोटे तंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं? निकलने लगते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे तंतु होते हैं वो क्या होते हैं? निकलने लगते हैं, गर्भाशय की दीवार से लग जाते हैं। छोटे छोटे तंतु निकलेंगे और वो क्या करेंगे? जाके किससे लग जाएंगे? गर्भाशय की दीवार से। इस प्रकार जाइगोट स्वयं को गर्भाशय की दीवार से जोड़ लेता है,
ठीक है। जो जाइगोट होता है वो अपने आप को किससे जोड़ लेता है, गर्भाशय की दीवार से, और माँ के रक्त से उसको पोषण भी मिलना शुरू हो जाता है। और गर्भ की जो ये दीवार से जुड़ने वाली प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, गर्भरोपण बोलते हैं, यानी कि इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, ठीक है। बाद में ये जो तंतु होता है यानी कि प्लेसेंटा और नाभिनाल का रूप ले लेती है, ठीक है। ये जो तंतु होते हैं ना, यही बनते हैं आपके प्लेसेंटा में और नाभिनाल में। जाइगोट का रोपण 2nd वीक तक पूरा हो जाता है और अंडाणु की अवधि जो होती है वो यहीं समाप्त आपकी हो जाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना कि भाई हमें यहाँ से समझ में नहीं आया, आपको ज़रूर बताया जाएगा। नेक्स्ट बताया था भ्रूण की अवधि। भ्रूण क्या होता है, देखो भ्रूण शब्द का प्रयोग गर्भाशय में विकसित हो रहे बच्चे के रोपण से लेकर अस्थि निर्माण की शुरुआत तक की अवधि के लिए किया जाता है। भ्रूण हम कब से कब तक बोलेंगे, जब बच्चा गर्भाशय में विकसित हो रहा है, जब बच्चा का रोपण हो चुका है, वो पैदा होने लग गया है और उसकी अस्थि निर्माण की शुरुआत होगी ना, तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, भ्रूण। ये टाइम पीरियड कब से कब तक होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भ्रूण कब से कब तक बोलोगे आप, तो 3rd वीक से लेकर आप 8th वीक तक बच्चे को क्या बोलोगे, भ्रूण बोलोगे। क्या बोलोगे, भ्रूण, एम्ब्रॉय। फिर क्या होता है, 5 सप्ताह यानी कि 5th वीक की इस कम अवधि में विकास बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से होता है और इसमें सबसे ज़्यादा माँ को संभल के रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कहा जाता है ना कि जब अवधि ज़्यादा होती है ना, किसी भी चीज़ में तीव्र गति होती है तो उसके थोड़े से मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। गर्भाधारण से लेकर 12 वीक की अवधि में अधिकांश अंगों और तंत्रों का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। जिस समय किसी अंग का तीव्रता से विकास हो रहा हो तब हानिकारक प्रभाव उस पर जल्दी असर करते हैं। अतः भ्रूण और गर्भ के जीवन काल की प्रारंभिक अवधि का समय विकास के लिए निर्णायक होता है। इस समय गर्भ को हानि पहुंचने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, बात करते हैं कि किस वीक में क्या क्या बनता है। यहाँ तक तो हमने देख लिया, यहाँ तक तो भाई अपना जो 2nd वीक था ना, वहाँ तक तो गर्भ रोपण होता है। लेकिन 3rd वीक में क्या होता है, भ्रूण के सिर और पिछले हिस्से तथा भ्रूण के अगले हिस्सों और पीठ के बीच सरलता से हम अंतर कर सकते हैं। यानी कि इसमें बच्चे का सिर और जो पीठ का हिस्सा होता है वो बन चुका होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मस्तिष्क और सुषुम्ना का विकास भी आरंभ हो जाता है और यह इस अवधि में अन्य अंगों की तुलना में ये विकास जो होता है वो तेजी से होता है। प्रारंभिक अल्प विकसित हृदय भी इसके अंदर बन जाता है, करवाते हैं ना, हार्ट बीट चेक करवाते हैं, जो कुछ समय बाद धड़कने भी लगता है। कई बच्चों में देरी से होता है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि अब मूल क्रियाएं आरंभ हो चुकी है। भाई जब दिल धड़कना शुरू हो चुका है तो आपकी क्रियाएं भी शुरू हो चुकी होंगी। बात करते हैं 4th वीक के। 4th वीक के अंत तक जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आपके गुद्दे हैं, ज्ञानेंद्रियां समझते हैं ना, आपकी 5 सेंस होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, वो गुर्दे, यकृत यानी कि जिगर और पोषण नाल, जहाँ से बच्चे को पोषण मिलता है, विकसित होने लगते हैं। जिस स्थान पर टांगे व बाहें बननी हैं वे स्थान थोड़ा ऊपर की ओर उभरे हुए यहाँ से आपको दिखाई देने लगते हैं। फिर बात करते हैं 5th से 8th वीक के बीच की। इसमें क्या होता है, आँख, नाक और कान अधिक विकसित हो चुके होते हैं। इस दौरान बच्चे का जो चेहरा होता है वो मानवीय चेहरे से मिलने लगता है। इस वीक में 5th वीक तक जो आपका जनन तंत्र है बच्चे का, वो भी विकास आरंभ हो चुका होता है। जनन तंत्र मतलब इसमें हम बता सकते हैं कि भाई बच्चा बॉय है या गर्ल है। 7th वीक तक बाहें और टांगे, हाथ और पाँव, पंजे व अंगुलियां आकार लेने लगते हैं, परंतु अभी इनका पूर्ण रूप से विकास बाकी होता है। आंत हो गई, जिगर हो गया, अग्नाशय, फेफड़े और गुद्दे जैसे आंतरिक अंग एक निश्चित आकार ले लेते हैं और कुछ अंग अपना कार्य भी शुरू कर देते हैं इस टाइम पे। ठीक है, जैसे कि भाई क्या क्या काम करते हैं, जिगर या यकृत जो होती है वो लाल रक्ताणु बनाता है आपका। जो गुर्दे होते हैं वो मूत्र उत्सर्जन का कार्य करते हैं। परिसंचरण तंत्र अपना कार्य शुरू कर देता है।
अब इसमें से क्वेश्चन क्या आने वाला है, क्वेश्चन ये आएगा कि 5th और 8th वीक में कौन सा आपका बंद हो जाता है लेकिन कार्य नहीं करता तंत्र। तो आपका श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र ये विकसित तो हो चुके होते हैं लेकिन वो अभी अपना कार्य करने योग्य नहीं होते। तो क्वेश्चन आपसे इतने डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे लेकिन क्या है, थोड़े से ट्रिकी से क्वेश्चन होंगे और इनका कौन ही जवाब दे पाएगा, जो डीप स्टडी करेगा। इस अवधि तक भ्रूण का एक संपूर्ण अस्थि पंजर जो होता है, जो कि मुलायम अस्थि तंतुओं से बना होता है और उपास्थि कहलाता है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा उपास्थि क्या होता है, तो भ्रूण का एक संपूर्ण अस्थि पंजर जो कि मुलायम अस्थि तंतुओं से बनता है और उसे क्या कहलाता है, उपास्थि पंजर कहलाता है। अतः इस समय के अंतक शरीर के जितने भी मुख्य अंग होते हैं वो अपने मूल रूप में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, कब तक हो जाते हैं, 5th to 8th वीक के बीच में आँख कान बनते हैं। ठीक है, चेहरा मानवीय हो जाता है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा बच्चे का चेहरा मानवीय चेहरे से कब मिलने लगता है, कौन से वीक में मिलने लगता है, तो आपका क्या जवाब होगा, 5th to 8th वीक में। जनन तंत्र कब बन जाता है बच्चे का, तो 5th वीक में। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे दिखने में तो मामूली है लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं अपनी गर्भथैली की। गर्भथैली क्या होती है, इस समय के दौरान भ्रूण के चारों ओर एक थैलीनुमा संरचना बन जाती है जो उसे चारों ओर से घेरती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गर्भथैली। किसको, भ्रूण को। जो बच्चा है ना उसको चारों ओर देखा भी होगा, छोटे छोटे बच्चे थैली में पैक होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, गर्भथैली बोलते हैं। इसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसमें कि विकासशील भ्रूण तैरता रहता है, पानी में छिप छिप की आवाज़ आती रहती है। यदि माँ को कोई चोट लगे तो वो जो थैली होती है ना और उसके अंदर का जो तरल पदार्थ होता है वो भ्रूण की रक्षा के लिए होता है। ये भ्रूण के लिए तापमान को भी स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा तरल पदार्थ, ये पूछा जाएगा कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है, तो आपकी गर्भथैली होती है। फिर बताया था ना प्लेसेंटा क्या होता है, तो ये बच्चों ये दोनों भी भ्रूण की अवधि में विकसित होते हैं। कौन कौन से, प्लेसेंटा और नाभिनाल। प्लेसेंटा क्या होता है, एक चक्करनुमा सा अंग होता है, देखा भी होगा, आजकल तो दिखा देते हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, जो माँ और भ्रूण के ऊतकों से बना होता है। पूछ लिया जाएगा प्लेसेंटा किससे बना होता है, तो माँ और भ्रूण के ऊतकों से बना हुआ होता है। ये क्या करता है, ये गर्भाशय की दीवार से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जो प्लेसेंटा होता है वो कौन सी दीवार से जुड़ा होता है, तो वो आपकी गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये क्या कार्य करता है ऐसा भाई, इसी के द्वारा माँ के रक्त से भ्रूण के रक्त में ऑक्सीजन और पौष्टिक तत्व पहुँचते हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बच्चे तक, ठीक है, भ्रूण के रक्त में ऑक्सीजन और पौष्टिक तत्व कहाँ से पहुँचते हैं, किसके माध्यम से पहुँचते हैं। आपको बता ऑप्शन दे दिए जाएंगे, गर्भथैली, प्लेसेंटा, नाभिनाल, तो ज़्यादातर क्या लगाएंगे, नाभिनाल लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर क्या होएगा आपका, प्लेसेंटा। तो क्या क्वेश्चन है भाई, प्लेसेंटा के द्वारा माँ के रक्त से भ्रूण के रक्त में ऑक्सीजन और पौष्टिक तत्व पहुँचते हैं। साथ ही यहीं से गर्भ के रक्त से व्यर्थ पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड माँ के रक्त में चले जाते हैं। प्लेसेंटा भ्रूण से नाभिनाल के द्वारा ही जुड़ी होती है। प्लेसेंटा भ्रूण से किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, तो क्या जवाब दोगे, नाभिनाल के द्वारा जुड़ी होती है। अतः ये जो नाभिनाल होती है वो माँ के रक्त से खाद्य पदार्थ भ्रूण के रक्त में ले जाती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि माँ के रक्त से खाद्य पदार्थ भ्रूण के रक्त में कैसे जाता है, किसके माध्यम से जाता है, तो आपका क्या आंसर होएगा, नाभिनाल के द्वारा खाद्य पदार्थ। और भ्रूण के रक्त से ये वैध पदार्थ माँ के रक्त में लाती है, क्या लाती है, नाभिनाल। अब समझ में आया कि प्लेसेंटा और नाभिनाल का क्या कार्य होता है। गर्भ का जीवन प्लेसेंटा और नाभिनाल से ही संभव है। क्यों, क्योंकि इनके बिना तो कोई भी पौष्टिक तत्व आपके पहुँचेंगे ही नहीं। फिर बात करते हैं गर्भ की अवधि की। ठीक है, ये अवधि आपके 9वें वीक से शुरू होकर जन्म पर समाप्त होती है।
इस अवधि के आरंभ होने का संकेत है अस्थियों का विकास। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जो गर्भ की अवधि है वो उसके आरंभ होने का क्या संकेत है, कैसे शुरू होएगी, तो वो अस्थियों का विकास से शुरू होती है। इस अवधि में क्या होता है, सिर के भाग की वृद्धि धीमी हो जाती है इसमें, और बाकी शरीर की वृद्धि तीव्र हो जाती है। यहाँ से आप अपना इम्पोर्टेंट लगाते चलना, क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी। तो हम अपने टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे। देखो, तीसरे महीने के अंत तक मांसपेशियों का व्यापक रूप से विकसित हो जाती हैं। तंत्रिकाएं और मांसपेशियों में आपसी संयोजन जो होता है वो बढ़ता है। गर्भ का लिंग बताया जा सकता है तीसरे महीने के अंदर। आपकी जितने भी पलकें हैं, होठ हैं, नाखून हैं, ये आपके आकार लेने लगते हैं। वाक तंतु आपके बन जाते हैं। जिगर और पेट के पाचक जो स्त्रोत हैं यानी डाइजेस्टिव हैं, उनका उत्पादन शुरू हो जाता है। आपकी भौहें, आपकी टांगों में स्वतः ही स्फुर्त क्रियाशीलता होने लगती है, यानी क्रियाशील हो जाती है, जो कि शायद माता को, यानी कि हाथ पैर हिलाना डुलाना तीसरे महीने से बच्चा शुरू कर देता है, लेकिन उसके अंदर मांस नहीं होता, वो बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा हो, मतलब बिल्कुल ना के बराबर लगा लो आप, छोटा सा बच्चा होता है, तो माँ को इतना पता नहीं चलता, इतना एहसास नहीं होता। चौथे महीने के अंत में माँ अब गर्भ की क्रियाओं को महसूस कर सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। पाँचवें महीने के अंत तक बच्चे की त्वचा बनने लगती हैं, सिर पर बाल आ जाते हैं, भवें बरौनी जो होती हैं वो हो जाती हैं, आने लगती हैं, हाथ खुलने बंद होने लगते हैं, उनमें पकड़ने की जकड़ने की क्षमता हो जाती है। चेहरे की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो क्रियाशील हो जाती हैं। त्वचा के नीचे वसा की परत बननी शुरू हो जाती है। फिर बात करते हैं छठे महीने के अंत में क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होती है, आंखें जो होती है ना वो पूर्णतः विकसित लेकिन अभी बंद होती हैं, यानी खोलनी नहीं जानता बच्चा, इसमें बंद ही करनी जानता है। स्वाद कलिकाएं, उंगलियों के नाखून हो गए, श्वेत ग्रंथियां यानी कि पसीने से संबंधित, ये सारी ग्रंथियां आपकी बनने लग जाती है छठे महीने के अंदर। गर्भ में बच्चा सांस लेने व छोड़ने लगता है। वह सांस तो ले सकता है लेकिन बचने की संभावना नहीं के बराबर होती है। यदि उसने जन्म ले लिया ना छठे महीने के अंदर तो उसको बचाना थोड़ा सा लगभग असंभव हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सांस लेना जानता है, लेकिन गर्भ के अंदर क्योंकि अभी उसकी पूरी तरीके से ग्रंथियां विकसित नहीं हो पाती इसके अंदर, क्योंकि 7वें महीने से शुरू हो जाता है बच्चा। इसमें बच्चा पलके झपकाना, शरीर के सभी तंत्र विकसित व कार्य करना शुरू कर देता है। किसमें? 7वें महीने में। बात करते हैं अपने 9वें महीने के अंत तक, तो शरीर के तंत्र और परिष्कर तो हो जाते हैं। गर्भ का वजन और लंबाई जो होती है वो बढ़ती हैं। इसके बाद का टॉपिक आपको क्या बताया था मैंने, शिशु का जन्म। तो नॉर्मली शिशु के जन्म से है, माता का जब भार जो होता है वो नीचे की तरफ ज़्यादा आने लगता है, ऊपर छूटने लगता है, वैसे ही शिशु के जन्म से रिलेटेड है। इतना आपके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट था अंडाणु की अवधि, भ्रूण की अवधि, गर्भ की अवधि। अब क्या है, गर्भावस्था में माता की देखभाल। माँ को अपने पोषण का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करते रहना चाहिए, उसको बीमारियों से दूर रहना चाहिए। क्यों? यदि माँ को बीमारी लगेगी तो बच्चा भी अस्वस्थ होएगा। धूम्रपान और मदिरापान तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल वर्जित होता है। यहाँ तक कि माँ को दवाइयाँ भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसका सीधा असर बच्चे के लिंग के ऊपर होता है। संवेगात्मक स्थितियाँ यानी कि माँ को भावनात्मक रूप से भी मजबूत होना पड़ता है। यदि मजबूत नहीं होगी, गुस्सा करेगी, चिड़चिड़ापन दिखाएगी तो वही सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर भी आएंगी। कहा जाता है ना, हेरिडिटी भी मेन होती है भाई, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही रोल होता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे समझ गए होंगे कि भाई जन्म पूर्व की जो अवस्थाएं होती हैं और उनसे संबंधित देखभाल होती है वो कितनी ज़रूरी होती है। अगर आपको CDP, ठीक है, इतनी गहराई से पढ़नी है और किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को यदि आपको क्रैक करना है तो हमारे चैनल से जुड़िए। ये आपका अपना YouTube चैनल है स्मार्ट स्टडी, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी नई वीडियो का अपडेट जल्दी से जल्दी पा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप स्टडिंग।